नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासी मैदान में कई बार बयानों को दोहराया जाता है, कई बार पुरानी बातों की याद दिलवाई जाती है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने आज निकाय चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी में तूफानी सभाएं की। सीएम योगी पहले सहारनपुर पहुंचे, फिर शामली और अमरोहा में सभाएं की। इस दौरान उन्होंने शामली में अपने पुराने बयान की याद दिलवाई। ये बयान पिछले साल फरवरी का है, जब मुख्यमंत्री शामली में सभा करने पहुंचे थे और कहा था कि मई जून में शामली को शिमला बना दूंगा। दरअसल ये बयान एक बाहुबलियों और अपराधियों के लिए एक संदेश था। आज सीएम योगी ने ये कहा कि मैं जब शामली की बेटियों को अपने माता पिता के संरक्षण में अपने घर और गांव के स्कूल में पढ़ते देखता हूं तो मुझे लगता है हमारा सत्ता में आना सार्थक हुआ। सीएम योगी ने यहां बार बार सख्त कानून व्यवस्था के दावे किए और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। ये प्रचार निकाय चुनाव के लिए था, लेकिन इशारा सीधे 2024 की तरफ है। यूपी की धरती से 2024 को लेकर एक और सियासी संदेश सामने आया। ये संदेश नीतीश कुमार की तरफ से था। बिहार के सीएम आज अखिलेश यादव से मिलने यहां आए थे। मकसद था भाजपा के खिलाफ 2024 की लड़ाई के लिए विरोधी दलों को एकजुट करना। मीडिया के सामने इस मुलाकात पर नीतीश ने कई बातें कही, लेकिन अखिलेश यादव ने नपे तुले शब्दों में बात की। अब इसे अखिलेश का विपक्षी दलों के लिए नया संदेश बताया जा रहा है। बात तो चुभेगी में सियासत की हर चुभने वाली चाल की मैं करूंगा बात और करूंगा इसका पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। नगर निकाय के चुनावी युद्ध में सीएम योगी की पहली जनसभा कई इशारे एक साथ करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा के प्रचार अभियान की रणनीति का ट्रेलर दिखाया है। इससे साफ है कि पार्टी चुनावी मैदान में सपा को दुश्मन नंबर 1 के रूप में देख रही है। जमीन पश्चिमी यूपी की थी, लेकिन सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा का जिक्र किया, शाकुंभरी देवी के शक्तिपीठ की चर्चा की और साथ ही सहारनपुर से शामली तक के काया पलट की बात दोहराई। लेकिन सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सख्ती का रहा। फुल मेजॉरिटी का बोर्ड बनाइए, विकास के लिए पैसा कहीं कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। जय जय श्री राम। ट्रिपल इंजन को जोड़ने के लिए महापौर चेयरमैन के साथ साथ पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह से जीतने चाहिए। नगर निकाय चुनाव के लिए योगी की ललकार परिक्रमा। टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। सहारनपुर से प्रचार अभियान की गर्जना। हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह। जनता की अदालत में सख्त कानून व्यवस्था की दलील। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। गुंडों की गर्मी निकालने का दावा। उल्टा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। अखिलेश पर सीएम योगी का तिरछा निशाना। ये करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। हर वोटर के नाम मुख्यमंत्री का सीधा पैगाम। हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। पश्चिमी यूपी की पिच पर हिंदुत्व वाली बैटिंग। अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अखिलेश का जवाबी पलटवार। भारतीय जनता पार्टी को हटाने में
हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे। निकाय संग्राम के बीच में यूपी से 2024 का संदेश। यहाँ शासन कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है। योगी का मिशन मोड। अखिलेश के खिलाफ ऐलान जंग। बात तो चुभेगी। भाजपा का दावा रहा है कि वो हर चुनाव को पूरी तैयारी के साथ लड़ती है। जब पिछले साल दिसंबर में निकाय चुनाव की हार तेज थी तो सीएम योगी सभी 17 नगर निगम वाले शहरों का दौरा कर चुके थे। हर जगह उन्होंने जनता से सीधी बात की। एक बार फिर सीएम योगी का तूफानी अभियान शुरू हो चुका है। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चित होकर के काम करिए। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। शामली की जमीन पर सीएम योगी ने जो कहा उससे उन्होंने एक नहीं कई निशाने एक साथ साधे। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने इसी शामली में कहा था कि मई जून में शामली को शिमला बना दूंगा। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। इस बयान का मतलब साफ था कि संदेश सख्त कानून व्यवस्था का है। अब मुख्यमंत्री योगी ने निगम चुनाव के प्रचार के आगाज के साथ ही इस कानून व्यवस्था को सबसे बड़े मुद्दे में बदल दिया है। हमारे जो एक प्रत्याशी महापौर के लिए एक सुयोग्य चिकित्सक, याद रखना चिकित्सक अगर आएगा तो सारी बीमारियों का समाधान भी करके जाएगा। कि चिकित्सक नीचे उपचार करेगा और बाकी माफिया और अन्य गुंडों का उपचार के लिए हमारी पुलिस पर्याप्त है। मुख्यमंत्री योगी ने माफिया मुक्त यूपी के दावे को पीएम मोदी के सपने से जोड़ा। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इसकी सलाह दी थी। कि उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने एक ही लक्ष्य रखा था और वह लक्ष्य था प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वही उत्तर प्रदेश का मिशन है। यानी प्रधानमंत्री जी का विजन, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, यूपी का मिशन। यानी निगम चुनाव के प्रचार के मंच से सीधे 2024 का एजेंडा तय किया जा रहा है। तभी तो सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियों की पूरी फहरिस्त गिनाई। योगी ने कहा कि जो लोग जातिवाद की बात करते हैं उन्होंने हर नागरिक को प्रताड़ित किया, जबकि पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश सरकार की कई सारी योजनाओं का जिक्र यहाँ पे किया और उसके साथ साफ तौर पे कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सहारनपुर में पहले दंगे होते थे, लेकिन आज ना तो दंगा होता है ना तो कर्फ्यू होता है, बल्कि बेहतर कानून व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कई स्लोगन भी यहाँ से दिए। कहा कि जैसे जिस तरीके से 2017 से पहले अतीत की सरकार में दंगे हुआ करते थे, आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की नई पहचान रोजगार और विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है, जो विजन है, वही उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है, वही उत्तर प्रदेश को आगे लेकर के बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश को बेहतर राज्य में अब शामिल किया जा रहा है। पहले डिग्री के लिए मेरठ जाना होता था, अब तो मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में ही विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। काष्ठ कला के लिए यहां के शिल्पकारों ने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया, पिछली सरकारों ने उन्हें उपेक्षित किया। हमारी सरकार ने उन्हें गले से लगाया। सीएम योगी ने सहारनपुर में कहा कि 2017 के पहले सहारनपुर उपेक्षित था, बिजली नहीं आती थी,
दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, लेकिन आज हालात अलग है। अब जरा भाजपा की निकाय चुनाव वाली रणनीति पर एक नजर डालिए, क्योंकि इस प्रचार का वास्ता दूर के दांव का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में 75 जनसभाएं करने वाले हैं। सहारनपुर, शामली और अमरोहा से इसकी शुरुआत हो गई है। अब मुख्यमंत्री का हर जिले में एक कार्यक्रम होगा। सभी जिलों में मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री की चुनावी सभाओं की मांग है। सीएम योगी अब हर दिन एक से अधिक जिले में सभाएं कर सकते हैं। भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में 100% जीत का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए आने वाले दिनों में पार्टी तमाम नगर निगम और जिला मुख्यालयों में बड़ी सभाएं करेगी। डबल इंजन सरकार के साथ तीसरे इंजन को जोड़ने के लिए, ट्रिपल इंजन को जोड़ने के लिए, चाहे वह नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायतें हो, इन सब में महापौर, चेयरमैन के साथ साथ पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह से जीतने चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के इस हमले पर नजरें जमा रखी थी। पार्टी ने तभी तो तीखे हमले पर चुभने वाला पलटवार किया। तो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारियों की, बलात्कारियों की, व्यभिचारियों की, झूठ बोलने वालों की, दंगाइयों की जमात है। 37% जिस पार्टी के विधायक आपराधिक मुकदमे लगे हों, सांसदों पर आपराधिक मुकदमे लगे हों, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को आईने में देखना चाहिए। साफ है कि आने वाले दिनों में निकाय का ये महासंग्राम 2024 के मुकाबले की तपिश को कई गुना बढ़ाने वाला है। सहारनपुर से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा के सबसे मजबूत किले गाजियाबाद से आज पार्टी के लिए चुभने वाली खबर आई। यहां टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने मेयर प्रत्याशी के दफ्तर में बवाल मचा दिया। इस दौरान मारपीट की तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई। तस्वीरों में सांसद बीके सिंह की बेटी मृणालिनी सिंह कार्यकर्ताओं को समझाती नजर आ रही हैं, लेकिन कार्यकर्ता समझने को तैयार नहीं। भाजपा के भीतर गाजियाबाद में ऐसा मारपीट वाला घमासान पहले कभी नहीं दिखा। टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ता इस कदर मारपीट और हाथापाई पर उतर आएंगे, इसका किसी को शायद अंदाजा नहीं था। चुभने वाला ये टकराव काफी देर तक जारी रहा। इस दौरान थप्पड़ से लेकर लात, घूंसे सब चले। तस्वीर विधायक अजीत पाल त्यागी के दफ्तर की है, जहां सांसद जनरल बीके सिंह के समर्थक और विधायक सुनील शर्मा के समर्थक आमने सामने आ गए। टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ता पैसे लेकर टिकट बांटने तक के आरोप लगाने से नहीं चूके। हाँ जी, टिकट मिल गया, सिंबल नहीं दिया गया। नहीं दिया जा। अब ये तो यही बताएंगे। अब पता नहीं क्या है साजिश है। नाम है, लिस्ट में नाम है हमारा। लिस्ट में नाम देखो, दिखाओ लिस्ट में नाम, दिखाओ। यहाँ पर बुलाया गया हमें, यहाँ पे बुलाया गया हमें। हाँ, यहाँ पे बुला लिया गया हमको। हंगामा दो जगहों पर हुआ। पहली जगह भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी के कैंप कार्यालय की थी, यहाँ कार्यकर्ता भिड़ गए। दूसरा टकराव मेयर प्रत्याशी घोषित की गई सुनीता दयाल के दफ्तर के पास हुआ। आखिरकार पुलिस को मामले को शांत कराना पड़ा। 3 घंटे तक यहाँ अफरा तफरी का माहौल रहा। भाजपा के महानगर प्रभारी अमित वाल्मीकि, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा सहित कई विधायक और कार्यकर्ता मेयर प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय पर जमा थे। तभी यहाँ टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ता पहुंचे और बवाल कर दिया। उन्होंने भाजपा के महानगर प्रभारी अमित वाल्मीकि को जमकर खरी खोटी सुनाई। जब सीट सीमित हो, प्रत्याशी अधिक हो, तो चयन करने में थोड़ा समय लगता है। मेरे ख्याल से लौनी भी एक ऐसी परिस्थिति से निकला है जहां पर टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। लेकिन खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चे के जिलाध्यक्ष सतपाल की धर्मपत्नी को टिकट देकर मेरे ख्याल से जीत की संभावनाओं को और अधिक प्रबल किया है। बाकी सामान्य सी प्रक्रिया है, जब 10 लोग टिकट मांगते हैं तो छोटा मोटा आपस में बातचीत होना, पक्ष विपक्ष होना, ये स्वाभाविक। गाजियाबाद नगर निगम पर दशकों से भाजपा का कब्जा है। तमाम आपसी खींचतान के बाद सुनीता दयाल को भाजपा ने मेयर का प्रत्याशी बनाया। नामांकन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक पहुंचे। समझा जा सकता है कि पार्टी के लिए गाजियाबाद के किले को जीतना कितना खास है। सब जगह भाजपा है, देश में भी प्रदेश में भी, और गाजियाबाद में तो ऑटोमेटिकली सब जगह भाजपा है, तो कमल ही खिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब आप कह रही हैं कि जो आपका 95 में से जो किला बना हुआ वो ध्वस्त नहीं होगा? सवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। बड़ी बड़ी बात कहने के से ज़्यादा बड़े काम करके दिखाएं, मुझे लगता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बहुत बड़ी बात कहूं
और उसका कोई फायदा नहीं। मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल का दावा है कि हर हाल में जीत हमारी होगी। पार्टी के दिग्गज नेताओं की माने तो हर कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेगा और संगठन की ताकत पर भाजपा यहां से फिर जीतेगी। आज तक का जितना भी रिकॉर्ड है उससे ज़्यादा मत मिलेंगे और बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। संगठन का बहुत अनुभव है, वर्तमान में भी प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सब मिलकर चुनाव लड़वाएंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। जीत के दावे अपनी जगह है, लेकिन भाजपा के अंदर टिकट बंटवारे का घमासान गाजियाबाद में पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि नाराज कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा ठीक चुनाव के वक्त फूटा है। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। नगर निगम चुनाव की इस लड़ाई में हर दांव का इस्तेमाल हो रहा है। साम दाम दंड भेद की तमाम चालें चली जा रही हैं। तभी तो शाहजहांपुर में जब भाजपा ने सपा की घोषित उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बना डाला तो सभी हैरान रह गए। नामांकन के वक्त खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही सपा उम्मीदवार अर्चना वर्मा ने पाला बदल लिया। अब अर्चना भाजपा के प्रत्याशी हैं। अखिलेश यादव ने इसको लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला तो भाजपा सपा पर की गई अपनी कैंडिडेट स्ट्राइक को सही बता रही है। निकाय चुनाव की लड़ाई में शाहजहांपुर में भाजपा के दांव को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि भाजपा ने सपा के खेमे में अपनी एक चाल से उथल पुथल मचा दी। दूसरे चरण के नामांकन के लिए बाकी आखिरी कुछ घंटों में भाजपा ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया। पार्टी ने शाहजहांपुर से सपा की घोषित मेयर उम्मीदवार अर्चना वर्मा को अपना उम्मीदवार बना डाला। श्रीमती अर्चना वर्मा जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। माननीय ब्रजेश पाठक जी। अर्चना वर्मा शाहजहांपुर के बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वे सपा सरकार में मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा की बहू हैं, जो शाहजहांपुर से 2 बार सांसद रह चुके, 4 बार विधायक रहे हैं। तो वहीं अर्चना 2004 में सपा के टिकट पर जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में यहां से चुनी गई थी। 12 अप्रैल को सपा ने अर्चना वर्मा को मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया था। इसके सिर्फ 11 दिन बाद सपा की इस घोषित उम्मीदवार ने पहले भाजपा का दामन थामा और महज 4 घंटे के भीतर ही पार्टी ने उन्हें मेयर पद का टिकट थमा दिया। अब अर्चना की दलील है कि सपा के भीतर गुटबाजी की वजह से खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। काफी दिनों से परेशान थे और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने मुझे सही समय पर सही रास्ता दिखा के अपने परिवार में ले लिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। सुरक्षित हूँ और मैं अपनी जनता की सेवा भी ठीक ढंग से कर पाऊंगी। सपा में गुटबाजी बहुत थी, ऐसे में सुरक्षा, हम लोग जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। जनता की सेवा अगर हम नहीं कर पाएंगे तो असुरक्षित ही रहेंगे। शाहजहांपुर राज्य का सबसे नया नगर निगम है। यहाँ पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है। भाजपा की साख यहाँ दांव पर लगी है। वजह है शाहजहांपुर से कई दिग्गज नेताओं का भाजपा में बड़ा रसूख। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से ही ताल्लुक रखते हैं। इनके लिए शाहजहांपुर में कमल खिलाना प्रतिष्ठा का सवाल है। माना जा रहा है किसी वजह से भाजपा ने सपा पर कैंडिडेट स्ट्राइक कर दी। तो हर तरह से यह कोशिश की जा रही है कि शाहजहांपुर एक बहुत खूबसूरत और अच्छा शहर बने, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मेयर चुनी जाएंगी वो इसमें और 4 चांद लगाएंगी और उसको बेहतर ढंग से सजाएंगी, संवारेंगी। पूरी रोटी खाएंगे और अर्चना वर्मा की दिक्कत दिखाएंगे। अर्चना वर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, जिन्होंने अनुमति दी उन्हें पार्टी में आने के लिए। और हम सब लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी लामबंद है अर्चना वर्मा के साथ, और जो सपा ने सम्मान नहीं दिया उसका बदला जनता देगी और जवाब देगी इस चुनाव में। भाजपा को यकीन है कि सपा पर कैंडिडेट स्ट्राइक का उसका दांव कामयाब रहेगा। फिर जीत सुनिश्चित, जीत सुनिश्चित। प्रत्याशी जो भी तय करेंगे जीत सुनिश्चित है। कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे कि उनको, कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता सब। उधर अपने खेमे में बड़ी सेंधमारी ने समाजवादी पार्टी को गुस्सा दिला दिया। पार्टी तिलमिला गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला। लिखा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वालों का दिवालियापन देखिए कि उसके पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी तक नहीं। इसका मतलब या तो भाजपा के पास कोई कार्यकर्ता नहीं, या फिर भाजपा में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर अपमान करने की परंपरा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई में उलझी है। निकाय चुनाव में महापौर के लिए उनको अपनी पार्टी में कोई कार्यकर्ता, कोई नेता नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को तोड़ के ले जाते हैं। तो बात यूपी की धरती से आए राष्ट्रीय राजनीति के नए संदेश के। संदेश अखिलेश यादव से मिलकर
नीतीश कुमार ने दिया है जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले। नीतीश कुमार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ लखनऊ आए थे। मकसद था सपा अध्यक्ष के साथ भाजपा विरोधी महागठबंधन पर बात करना। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कई बातें कही, लेकिन अखिलेश नपे तुले शब्दों में अपनी बात करते नजर आए। इससे पहले नीतीश कुमार ने कोलकाता में टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, जिसके बाद ममता ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के साथ आने से लेकर उनमें कोई ईगो नहीं है। लेकिन आज की इस मुलाकात के क्या मायने हैं, यह सवाल उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में घूम रहा है और इस सवाल का जवाब तमाम राजनीतिक विश्लेषक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस मुलाकात के बाद बड़े नपे तुले शब्दों में अपनी बात कही। दरअसल अखिलेश यादव के सामने मजबूरी यह भी है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखती है। नीतीश कुमार से अगर सपा हाथ मिलाती है तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन के सहयोगियों को भी कुछ सीटें लोकसभा में अखिलेश यादव को देनी होंगी। और अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं कि जिनके साथ 22 का चुनाव लड़ा, छोटे गठबंधन के सहयोगी उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। ऐसे में सपा को कुछ सीटें देनी पड़ सकती हैं। नीतीश कुमार या यूं कहे कि इस नए गठबंधन को लेकर हमारे साथ अनुभव शुक्ला, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनुभव, अखिलेश यादव की बड़ी नपी तुली प्रतिक्रिया, किस तरह से इस मुलाकात को देखते हैं, इस प्रतिक्रिया के क्या मायने? देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव ने तो बिल्कुल 1 मिनट में ही अपनी बात खत्म की और ये कहा कि भाई हम सब लोग मिलकर कोशिश है कि बीजेपी को कैसे रोका जाए और इसीलिए नीतीश जी आए, हम इनका स्वागत करते हैं। तकरीबन 5:30 बजे के आसपास नीतीश कुमार को पहुंचना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन लखनऊ में बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए थोड़ा वो देरी से आए और तकरीबन 50 मिनट तक अखिलेश यादव थे, नीतीश कुमार थे, तेजस्वी थे, शिवपाल यादव थे और नीतीश कुमार की पार्टी के अन्य लोग थे और साथ ही साथ नरेश उत्तम पटेल थे। तो इन लोगों की बैठक हुई है, 50 मिनट तक वो चली है, जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय रोहित जी, वहीं पर ये बैठक हुई है। और उसमें ये भी बात हुई, मैंने तो खुद सवाल पूछा, मैंने खुद नीतीश कुमार से पूछा कि भाई यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं, बिहार में 40 हैं, कुल 120 सीटें हो जाती हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए क्या रणनीति है, क्या सीट शेयरिंग होगी? तो नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए, हम इसीलिए तो ना केवल बिहार की बात कर रहे हैं, हम यूपी की बात कर रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सीट की क्या बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर तो हम, यानी हमारा जो गठबंधन होगा, महागठबंधन, वो ज़्यादा सीटें यूपी और बिहार दोनों जगह जीतेगा। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग पर भी बात हुई है, क्योंकि पहले से ये चर्चा है कि 4 सीटें जो हैं वो दे सकते हैं, खासतौर से वो सीटें जो कुर्मी बाहुल्य हैं, वहाँ पर कुछ जरूर जेडीयू के जो लोग हैं कैंडिडेट हो सकते हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार तय करेंगे कि कौन लोग लड़ेंगे। तो जो बात आपने कही कि उनको अपने गठबंधन के साथ साथ इनको भी फिर सीट देनी पड़ेगी। और ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी के जो हम कहें जो सहयोगी हैं गठबंधन के, वो तय होंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। पर इतना जरूर तय है कि ये गठबंधन आने वाले दिनों में हम कहें तो इस तरह की और भी बैठक या बिल्कुल। अनुभव आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास एक और अहम सवाल लेने में आऊंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को इस आज की इस मुलाकात, कैसे मुलाकात हुई, इस मुलाकात में कौन कौन सी तस्वीरें सामने आई, ये देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए ये खास है। कोलकाता में दीदी यानी ममता बनर्जी से मिलने के बाद जब नीतीश कुमार लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे तो अटकलों का बाजार 7वें आसमान पर पहुंच गया। अखिलेश से मुलाकात खत्म होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ मीडिया के बीच पहुंचे और यहां भाजपा को सत्ता से हटाना सबसे बड़ा मिशन बताया। लोग तो आए ही हैं इसलिए, और ताकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए। और जो कुछ भी यहाँ शासन कर रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। जुबान पर देश को बचाने का नाम और सबसे बड़े सियासी घमासान का ऐलान, कुछ यही दिखा नीतीश का अंदाज। हम लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे, ताकि यह देश आगे बढ़े, बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे देश को।
जुबान पर मुलायम से रिश्तों का वास्ता और 2024 के लिए नया रास्ता। लखनऊ में सपा के दफ्तर में अखिलेश यादव के बगल में बैठे बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने अंदाज से कुछ ऐसा ही जता रहे थे। सब एक साथ मिलकर के अधिक से अधिक पार्टियों को एक साथ मिला करके जो आगे बढ़े और अगला जो चुनाव है उस चुनाव में सब एक साथ मिल करके अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा और देश के हित में होगा। तो इसी दृष्टिकोण से बातचीत हो गई जो आपको कहा। बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि 2024 में भाजपा को सत्ता से बाहर करना उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है और इसके लिए वो विपक्षी दलों का साथ चाहते हैं। हम लोगों का संबंध जो है इस राज्य से उत्तर प्रदेश, क्या समझ रहे हैं आप? जो हम लोग बिहार के हैं तो हम लोगों का तो रिश्ता ऐसे ही शुरू से है, एकजुट है। नीतीश ने विपक्षी एकता का ऐलान करते हुए कहा कि अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात में इन्हीं मुद्दों पर बात हुई। समाजवादी है, बोलिए ना, तो हम लोग का तो एक ही ना पुराना रिश्ता है, तो इसीलिए हम लोगों का तो खैर है ही और मिलजुल करके तो हम लोग चलेंगे ही, लेकिन पूरे देश के अन्य जगहों के हित में भी हम लोगों ने बातचीत किया है कि अन्य जो पार्टियां हैं सबके साथ बात करके और उसको एकजुट करेंगे। यही बात हुई, इसी के लिए आए हैं आप लोग का। नीतीश ये कहने से नहीं भूले कि मैं खुद कुछ बनने नहीं निकला हूं, बल्कि देश की जनता को भाजपा से मुक्ति दिलाना मेरा मकसद है। एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। नीतीश कुमार ने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का हवाला दिया, मुलायम से अपने रिश्ते का जिक्र बार बार किया, खुद को समाजवादी परिवार का हिस्सा बताया। वो सब कुछ कहा जिससे ये साबित किया जा सके कि अखिलेश यादव की पार्टी की विचारधारा और जेडीयू की विचारधारा में ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन सवाल है कि क्या अखिलेश यादव नीतीश कुमार के एजेंडे पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नीतीश अखिलेश के एजेंडे पर? इस सवाल का जवाब फिलहाल पर्दे में है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीतीश के बोलने से पहले ही साफ कर दिया कि वे भाजपा के खिलाफ हर मुहिम में साथ हैं। अब सवाल है कि ये साथ किस तरह का है। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव यूपी और बिहार के साथ ही पश्चिम बंगाल की कुल 162 सीटों के लिए किसी कॉमन एजेंडे के तहत एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर सभी दिग्गज अपने अपने राज्य में साझा समर्थन से लड़कर बाद में एक होंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। गठबंधन की नई जमीन तैयार करने की जो कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसके लिए वे राहुल गांधी से पहले ही मिल चुके हैं। नीतीश और तेजस्वी से मिलने के बाद राहुल गांधी ने पिछले दिनों जातीय जनगणना के मुद्दे को तूल देकर नए समीकरण का इशारा भी कर दिया था। तो क्या जल्द ही नीतीश कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर अपनी चाणक्य नीति का कोई नया ट्रेलर दिखाने वाले हैं? इसको लेकर अटकलें फिलहाल और तेज हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी संग्राम। तो अनुभव शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े। अनुभव, ये जो मुलाकात थी, बड़ी जो बॉडी लैंग्वेज देखें कि क्लियरिटी, यानी जिसे कहा जाए सियासत में जो संदेश होते हैं वो बड़े स्पष्ट भी दिए जाते हैं कई बार, और कई बार संदेशों को जिसे कहा जाए बड़े धीरे धीरे रिवील किया जाता है, खोला जाता है। लेकिन आज की जो ये मुलाकात थी, इसके बाद जो मीडिया ब्रीफिंग हुई, यानी कुछ सब कुछ साफ साफ हो ऐसी स्थिति नहीं थी। देखिए, बिल्कुल इस तरह की तो कोई स्थिति नहीं थी और तकरीबन हम कहें तो 7 से 8 मिनट में ही ये पूरी ब्रीफिंग जो है वो ख़त्म हो गई। बाद में अखिलेश यादव जब सी ऑफ करके मिले मीडिया से तो सबने यही बात कही कि भाई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ऐसे
ख़त्म होती नहीं है। पत्रकारों के सवाल ख़त्म हो जाते हैं, आपके जवाब ख़त्म नहीं होते। लेकिन ये तो मुश्किल से मुश्किल 8 मिनट में ही ख़त्म हो गई। तो अखिलेश यादव ने कहा नहीं, हम कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहाँ कोई मैसेज अभी कुछ भी नहीं दिया। हाँ, बस इतना कहा कि हमें बीजेपी को हटाना है और हम सब लोग साथ होंगे। लेकिन सवाल वही है रोहित जी, हर बार जो सवाल होता है, क्या कांग्रेस भी साथ आएगी? क्या कांग्रेस भी इस गठबंधन में शामिल होगी? अनुभव, एक देखिए वक्त कम है, लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि कांग्रेस साथ आई, लेकिन बड़ा अहम सवाल कि आखिरकार नीतीश कुमार को ये बोलने की क्या जरूरत पड़ गई कि मुझे कुछ नहीं बनना है, मैं कुछ बनने नहीं आया हूं ना। उनको कुछ नहीं बनना है, वो कुछ बनने नहीं आए हैं। किसको बनाएंगे, किसको बनाने आए, ये भी नहीं बता रहे हैं। अरे भाई, तो बिहार से चलकर लखनऊ क्या करने आए थे फिर? देखिए, बिल्कुल यही सवाल उनसे पूछा गया कि ये जो मोर्चा बनेगा, इसका चेहरा कौन होगा, इसका नेता कौन होगा। उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मुझे नहीं बनना है, मुझे इसका नेता नहीं बनना, मैं तो पूरे देश को बचाने के लिए सबको एक साथ ला रहा हूँ। और इसीलिए आप सोचिए, वो वेस्ट बंगाल भी गए, ममता बनर्जी से भी मिले, आज अखिलेश यादव से भी मिले। यानी पूरा दिन आज उन्होंने कहीं ना कहीं हमके 2 राज्यों का दौरा किया। और मुहिम क्या है? मुहिम है कि बीजेपी को हटाओ। लेकिन उसका नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। आपको याद होगा, जब मैंने अखिलेश यादव से कुछ दिन पहले यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने भी कहा था कि मुझे भी नहीं बनना है, हम भी यही चाहते हैं कि सब लोग एक साथ आए, लेकिन चेहरा, नेता मैं नहीं होऊंगा। अब अगर नीतीश कुमार भी नहीं है, अखिलेश यादव भी नहीं है, तो इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर क्या कांग्रेस के लिए ये एक स्पेस छोड़ रहे हैं कि शायद कांग्रेस फिर इनके साथ आए, अगर इस तरह की बात करेंगे, या अभी कह दें कि नेता हम है तो फिर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी शायद साथ ना आए, ये भी एक वजह हो सकती है। तो अनुभव, ये वजह तो ये, लेकिन ये एक वजह ना नीतीश कुमार बता पाए, ना अखिलेश यादव बता पाए। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। तो ये मजबूरियों में जो है नया गठबंधन तैयार हो रहा है, इस गठबंधन से मजबूरियों में अगर कोई गठबंधन, कोई राजनीतिक रिश्ता अगर चलेगा, तो आखिरकार उसका आउटकम क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, हमने तो इसी उत्तर प्रदेश में देखा, समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन हुए, किस तरीके से चुनाव से पहले उस गठबंधन को लेकर कितनी बातें कही गई। चुनाव खत्म हुए, परिणाम आए, तो उस गठबंधन का क्या हुआ। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर बीजेपी बार बार क्यों अटैक करती है। बीजेपी के किसी भी लीडर से आप पूछे कि भाई ये लोग तो कह रहे हैं कि हम एक साथ आएंगे, तो वो कहते हैं कि आप कहीं पूछे कि इनका चेहरा कौन है, इनका नेता कौन है। ऐसे तो तमाम गठबंधन बन गए। तो शायद अभी ये तय नहीं है कि नेता कौन होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, वो पहले तो तैयार भी नहीं थी कि किसी तीसरे मोर्चे में जाना है। लेकिन जब अखिलेश यादव कोलकाता गए, उन्होंने अपनी कार्यकारिणी वहाँ की ममता बनर्जी से वो मिले, उसके बाद वो तैयार हुई। उन्होंने कहा ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, अब हम मिलेंगे लोगों से। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की। अब नीतीश कुमार वहाँ पहुँचे हैं, अखिलेश यादव से आज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश तो ये हो रही है कि कैसे बीजेपी को रोका जाए। यूपी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल अनुभव, देखिए कोशिश होती रहनी चाहिए, वो राजनीति हो चाहे कोई भी फील्ड हो, लेकिन ये कोशिश क्या रंग लाती है, इसलिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, जो चुभने वाली बात है, वो राजनीतिक पंडितों को ये बात जरूर चुभ रही है कि किसी को नहीं बनना है, कि मुझे कुछ नहीं बनना है। तो अगर आपको नहीं बनना तो किसे बनाना है, वो किसे कौन है, ये भी किसी को नहीं पता। नहीं, सब कुछ अभी हवा में है। और जाहिर सी बात है, अगर सब कुछ हवा में होगा तो चुनावों में जो हवा चलती है, जिसे कई बार एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी कहते हैं, वो हवा रुख को कहीं भी बदल सकती है। बात अतीक अहमद की। माफिया अतीक अहमद के गुनाहों की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जुर्म की तहों के नीचे दबे राज बाहर आ रहे हैं। अब दीवारों और फर्श पर पड़े निशान माफिया के जुर्म की कहानी कह रहे हैं। दरअसल अब माफिया अतीक अहमद के चकिया स्थित दफ्तर में फर्श पर लाल रंग के धब्बे मिले हैं, जिससे पुलिस की जांच की दिशा दूसरी तरफ मुड़ गई है। माना जा रहा है कि ये धब्बे इंसानी खून के हो सकते हैं। फिलहाल फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई। फर्श पर दिखाई दे रहे लाल रंग के धब्बे क्या खून के हैं? क्या अतीक के दफ्तर के अंदर किसी की हत्या की गई थी, या फिर इन धब्बों के पीछे कोई और कहानी है? इन सवालों ने प्रयागराज पुलिस की उलझनें बढ़ा दी हैं।
और आपको हम दिखा दें कि यहाँ पर ये खून से सना हुआ चक्कू है और यहाँ पर ये निशान इसके दिख रहे हैं। इसकी एफएसएल आकर के जांच करेगी, फॉरेंसिक की टीम जांच करेगी कि जो कि प्रत्यक्षता दिख रहा है खून की बूंदें और खून वो खून ही है और ये इंसानी खून है, इस बात की भी जांच होगी। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खून के निशान हैं और इस तरीके से ऊपर चलने पर रेलिंग पर भी खून के निशान है, यानी जो खून के निशान है वो कोई एक जगह पर नहीं है। यहाँ आप रेलिंग पर देख सकते हैं कि ये खून के निशान यहाँ भी हैं, यानी काफ़ी दूरी तक ये खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब फॉरेंसिक की टीम आकर के ये जांच करेगी कि ये इंसानी खून है। दरअसल माफिया अतीक के दफ्तर में सीढ़ियों के पास से किचन तक लाल रंग के धब्बों के निशान मिले हैं। दफ्तर में मिले कपड़ों पर भी लाल रंग के धब्बे मिले हैं, जो पहली निगाह में इंसानी खून की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि दफ्तर से मिले चाकू पर वैसे ही लाल रंग के धब्बे हैं जैसे कि फर्श पर, लेकिन कुछ भी तय तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये खून का ही निशान है या कुछ और है, ये अंततः पुलिस की जांच में साबित होगा और फॉरेंसिक की टीम ही ये बताएगी कि ये सच में खून ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह पर ये खून फैला हुआ है। ये जो खून की तरह दिखने वाले धब्बे हैं ये फैले हुए हैं कि इसमें यह भी शक हो रहा है कि ये खून ही है या फिर कोई अन्य चीज़ है, लेकिन अभी तक फिलहाल इसे खून ही माना जा रहा है। यहाँ पर एक धोती भी पड़ी हुई है, चूँकि वो एकदम सफ़ेद है और एकदम साफ धोती है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी तरह की कलरिंग हो रही होगी और इस पे पड़ गया होगा। ये खून के ही धब्बे होंगे, तभी इतनी साफ चीज़ पर ये खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं कि फर्श पर मिले लाल रंग के धब्बे इंसानी खून के ही हैं या फिर कुछ और। फिलहाल पुलिस ने धब्बों की जांच फॉरेंसिक टीम को सौंप दी है। लोकल पब्लिक की सूचना हमारे एसएचओ खुल्दाबाद को गई। एसएचओ खुल्दाबाद ने मुझे बताया, सबसे पहले खुल्दाबाद एसएचओ आए हैं और जस्ट पीछे मैं भी आया हूं। मेरे आते आपकी टीम भी आ चुकी थी, हमने फॉरेंसिक टीम को खबर कर दिया, बस 2-4 मिनट के अंदर आ रही होगी और हम जाँच करके स्थिति स्पष्ट कर देंगे अतिशीघ्र कि क्या कैसे हुआ होगा। प्रथम दृष्टया ये खून लग रहा है, इंसानी खून? खून तो लग रहा है, अब इंसानी है या किसका है तो जांच के बाद क्लियर होगा। खून तो लग रहा है। अतीक के जिस दफ्तर में खून जैसे धब्बे मिले हैं वो प्रयागराज के चकिया इलाके में है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ अतीक अहमद का सियासी दफ्तर था। हालांकि कार्यालय के अंदर से महिलाओं के कपड़े, इसके अलावा तमाम ऐसे सामान मिले हैं जो इशारा करता है कि दफ्तर में अतीक के परिवार के सदस्य रहा करते थे। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जाँच में जुटी है। माना जा रहा है कि अगर फर्श पर दिख रहे धब्बे इंसानी खून के हुए तो फिर पुलिस की जांच का दायरा और भी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कल केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, इसको लेकर भक्तों का सैलाब अभी से केदारपुरी की तरफ रवाना हो रहा है। पवित्र धाम फूलों से सजकर तैयार है। अब भक्तों को शुभ मुहूर्त का इंतजार है। हालांकि रुक रुक कर हो रही बर्फबारी मुश्किल का सबब बन रही है। केदारनाथ से देखिए एबीपी गंगा की ग्राउंड रिपोर्ट। फूलों की आभा में लिपटा है बाबा केदारनाथ का दर। और केदारपुरी में जुटने लगी है श्रद्धालुओं की भीड़। मंगलवार को सुबह 6:20 पर बाबा केदार के भव्य मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं, जिनके दर्शन के लिए आस्था के पथ पर श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ केदारपुरी लगातार पहुंच रहे हैं। कल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं और उससे पहले बाबा केदारनाथ धाम के इस पूरे परिसर को और मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। सबसे पहले एबीपी गंगा के दर्शकों को बाबा केदार के दर्शन कराते हैं। आप देख पा रहे हैं कि भव्य केदार धाम है और आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से करीब 20 लोग लगे हुए हैं इस पूरे प्रांगण को सजाने के लिए और करीब 12 से कुंटल ऐसे फूल हैं जो जिनके माध्यम से इस पूरे परिसर को सजाया जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि कल 6:20 पर बाबा केदार के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। इस बीच केदारनाथ धाम में मंदिर के कपाट को खोलने के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु बर्फबारी के बीच तैयारियों में जुटे हैं। मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है।
जो 6 महीने का इंतजार श्रद्धालु करते हैं वो कल 6:20 पर खत्म होगा। आप देख पा रहे हैं कि पूरी तैयारियां चल रही है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही साथ आईटीबीपी के जवान यहां पर तैनात हैं, जो बद्रीनाथ हो या फिर केदारनाथ हो, तमाम ये आईटीबीपी की जवान मुस्तैदगी इनकी यहाँ पर रहती है। और आप देख पा रहे हैं कि ये भव्य केदार धाम है और चारों तरफ विहंगम दृश्य सिर्फ और सिर्फ अगर देखने को मिलेगा केदार धाम में तो वो केवल बर्फ होगी। केदारपुरी का ये नज़ारा तब है जबकि यहाँ लगातार हो रही बर्फबारी से 6 फीट तक बर्फ जम गई है। केदारनाथ को जाने वाले रास्तों पर बर्फ ही बर्फ है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही। और आप देख पा रहे हैं कि ये पर्वतों के इस बीच में ये विशाल दृश्य बाबा केदार के धाम का है, जहाँ पर श्रद्धालु का पहुंचना शुरू हो गया है। दूर दराजों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मंगलवार को मंदिर के कपाट खुलने पर प्रशासन की तरफ से कई कार्यक्रम तय हैं, जिनमें उत्तराखंड और दूसरे प्रदेशों के लोक कलाकार हिस्सा लेंगे। फिलहाल हर किसी को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की शुभ घड़ी का इंतजार है। केदारनाथ से एबीपी गंगा के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मेरठ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की मेरठ से बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव में भाजपा का खाता खुला। ये बड़ी खबर है। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई भाजपा का खाता यहां पर खुला। 2 वार्ड में भाजपा के पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बड़ी खबर। वार्ड नंबर 26 में भाजपा के सत्यपाल सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और इसके अलावा वार्ड नंबर 78 में भाजपा के संदीप रेवड़ी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो देखिए, निकाय चुनाव अभी होने हैं, 2 फेजेस में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ये मेरठ से भाजपा के लिए बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। नगर निकाय चुनाव में भाजपा का खाता खुला के 2 वार्डों में पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 2 वार्ड में भाजपा के पार्षद निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वार्ड नंबर, ये खबर आ रही है कि 26 में भाजपा के सत्यपाल सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए और इसके अलावा वार्ड नंबर 78 को लेकर भी खबर है कि यहां पर भाजपा के संदीप सिंह निर्विरोध चुन लिए गए हैं। मेरठ से बड़ी खबर, भाजपा से जुड़ी हुई इस वक्त नगर निकाय चुनाव में भाजपा का खाता यहां पर खुला। 2 जगहों पर पार्षद भाजपा का चुन लिया गया है। निर्विरोध निर्वाचित भाजपा के पार्षद हो गए हैं 2 जगहों पर। देखिए, वार्ड नंबर 26 से खबर है और साथ ही वार्ड नंबर 78 से खबर है कि भाजपा के 2 पार्षद चुन लिए गए हैं निर्विरोध। दोनों वार्ड में सपा कोई भी प्रत्याशी नहीं उतार पाई। अन्य दलों और निर्दलीय ने भी यहां पर पर्चा नहीं भरा और इसका सीधा फायदा भाजपा को हो गया। नगर निकाय चुनाव में 2 वार्ड में भाजपा के पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं मेरठ में। वार्ड नंबर 26 में भाजपा के सत्यपाल सिंह चुन लिए गए और साथ ही वार्ड नंबर 78 में भाजपा के संदीप रेवड़ी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सपा ने कोई भी प्रत्याशी यहां पर नहीं उतारा, उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी दोनों ही वार्ड में, और अन्य दलों के भी तरफ से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया। निर्दलीय ने भी यहां पर पर्चा नहीं भरा। और उसके बाद मेरठ से बड़ी खबर है, नगर निकाय चुनाव में भाजपा के 2 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। वार्ड नंबर 26 से खबर और साथ ही वार्ड नंबर 78 से खबर है, यहां पर भाजपा के पार्षद चुन लिए गए हैं। वार्ड नंबर 26 और साथ ही वार्ड नंबर 78 से खबर, भाजपा के पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। सपा ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया दोनों ही वार्ड में, और साथ ही किसी अन्य दल से भी कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं दिखाई दिया। रास्ता साफ, और ये अभी निकाय चुनाव में वोटिंग होनी है, रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले मेरठ से ये बड़ी खबर है। इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, भाजपा का खाता खुला है। यहाँ पर 2 वार्ड में भाजपा के पार्षद निर्विरोध निर्वाचित यहाँ पर हो गए हैं। वार्ड नंबर 26 में भाजपा के सत्यपाल सिंह चुन लिए गए और इसके अलावा 78 में भाजपा के संदीप रेवड़ी ने जीत हासिल की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।